हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज हमारा मेडिवल हिस्ट्री का ये पार्ट नंबर 8 है। ठीक, ये क्लास 8 हम लोग आज देख रहे हैं और कंटिन्यू ये वीडियो सीरियल से बन रहा है। अगर इससे पहले का पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख करके तब इस पार्ट को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज हमको पढ़ना है रजिया सुल्तान के बारे में। किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे इल्तुतमिश के बारे में, जो इसका पिता रहता है। ठीक, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। उस और मृत्यु से पहले ही इल्तुतमिश ये घोषणा कर देता है कि हमारी मृत्यु के बाद, क्योंकि वो बीमार पड़ जाता है तो उसको अब ऐसा एहसास हो जाता है कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है, तो इसीलिए वो रजिया एक योग्य महिला रहती है, इसीलिए उसको ये सुल्तान घोषित कर देता है अपनी मृत्यु से पहले। और इसके पास, इल्तुतमिश के पास 2 पुत्र रहते हैं। ठीक, वो एक तो रहता है नासिरुद्दीन महमूद और दूसरा रहता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक, तो इसमें से एक की मृत्यु हो जाती है। नासिरुद्दीन महमूद जो होता है, इसकी मृत्यु 1229 में ही हो जाती है एक युद्ध में। ठीक, और ये जो रुकनुद्दीन फिरोज रहता है ये होता है अयोग्य शासक। ठीक, इसलिए वो अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान बनाना चाहता है और घोषणा भी कर देता है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। लेकिन रजिया सुल्तान से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो रुकनुद्दीन होता है वो कुछ समय के लिए 8 महीने के लिए क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है ज़बरदस्ती। ठीक, तो ये जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश, इसके 2 पुत्र थे। ठीक, इसके कौन थे? 2 पुत्र थे। कौन कौन थे? एक था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक, नासिरुद्दीन महमूद, और दूसरा था रुकनुद्दीन। ठीक, ये रुकनुद्दीन फिरोज था और इसकी तो हत्या हो जाती है पहले ही, तो राजा बनने का कोई चांस ही नहीं है इसका, नासिरुद्दीन का। अब ये बचेगा और एक इसकी जो पुत्री रहती है रजिया। ठीक, कौन? रजिया। ठीक, तो इसकी ये घोषणा कर देता है कि हमारे बाद कौन बनेगी? रजिया सुल्तान बनेगी। लेकिन ये जो रुकनुद्दीन होता है ये ज़बरदस्ती गद्दी पर, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठ जाता है। तो कब बैठता है ये? 1236 में बैठता है, क्योंकि 1236 ईस्वी में ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ठीक, क्लियर। अब जब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो ये अयोग्य शासक होता है। ठीक, ये क्या होता है? अयोग्य शासक होता है। और इसके शासनकाल में इसकी जो एक माँ होती है, यानी कि इल्तुतमिश की बीवी, क्या नाम रहता है उसका? शाह तुर्कान नाम रहता है। यानी इसकी माता का नाम क्या रहता है, या रजिया की माता का नाम, या नासिरुद्दीन की माता का नाम क्या रहता है? तुर्कान। ठीक, शाह तुर्कान रहती है। और इसके शासन काल में यही, इसी का क्या रहता है, पूरा एकदम से यही छाई रहती है पूरे सिस्टम में। ठीक, और उल्टे सीधे काम करती है। तो क्या होता है, अवांछित प्रभाव से इसके जब लोग परेशान हो जाते हैं तो तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया और रजिया को सुल्तान बना देते हैं। ठीक, कहा जाता है कि ये किसी अभियान में जाता है युद्ध में, और जब वापस लौटता है राज्य में, उससे पहले ही रजिया यहाँ अपने आप को क्या कर लेती है? सुल्तान घोषित कर लेती है। और जैसे ही रुकनुद्दीन जब अपने राज्य वापस लौट कर आता है, इसको कैद करवा देती है। ठीक, तो बन जाती है रजिया सुल्तान। और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है शासन पर, मात्र 8 माह तक ही रहता है। ठीक, तो 1236 में ही बैठा था और 1236 में ही ये क्या हो जाता है? हट जाता है। और 1236 में ही अब रजिया क्या बन जाएगी? सुल्तान बन जाएगी। तो अब रजिया सुल्तान बनेगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। रजिया सुल्तान। ठीक, ये कब बैठती है गद्दी पर? 1236 ईस्वी में। और कब तक रहेगी? 1240 ईस्वी तक रहेगी। ठीक, बहुत कम समय तक रहती है ये भी, क्योंकि वहाँ के कुछ षड्यंत्रकारी होते हैं, वो भी इसकी हत्या करवा देते हैं। रजिया की भी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। अब ये जो रजिया रहती है, रजिया जब गद्दी पर बैठती है तो ये पर्दा प्रथा को त्याग देती है। ठीक,
जैसे इस्लाम धर्म में महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, ठीक, तो पर्दा प्रथा को त्याग करके पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा, जो जेंट्स जो राजा बनते थे, सुल्तान बनते थे, उनका एक तरह का क्या होता था, कपड़ा होता था, उसको पहनती है कुला यानी टोपी लगाती है। क्या करती है, टोपी लगा करके राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी, जबकि इस्लाम धर्म में मुंह खोलना क्या होता है, शायद अलाउ नहीं होता है, ठीक। तो खुले मुंह से जाने लगी, जो इस्लाम धर्म के क्या था, बिल्कुल ही विरुद्ध था। और इसने क्या किया कि गैर जो तुर्की लोग थे उनको भी सामंतों के पदों पर नियुक्त कर दिया, ठीक, कुछ लोगों को सामंत के पदों पर नियुक्त कर दिया। जैसे रजिया ने जमालुद्दीन याकूत, कौन था, एक जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत, ठीक, इसको क्या करती है, ये अमीर ए अखूर, क्या, अमीर ए अखूर, ठीक, के पद पर नियुक्त करती है। इसका मतलब होता है ये घोड़े का सरदार नियुक्त कर देती है, किसको, याकूत को, ठीक। इससे क्या होता है कि तुर्क लोग क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं, और इन सभी चीज़ों का दरबार में क्या होता है, खोल करके विरोध होता है शक्तिशाली तुर्कों द्वारा और अमीरों द्वारा। और रजिया सुल्तान जो होती है, जब विरोध होने लगा इसका, और रजिया उधर करती क्या है कि एक भटिंडा का सूबेदार होता है यानी गवर्नर होता है, मलिक अल्तुनिया, ठीक, उससे क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। भटिंडा पर जाती है चढ़ाई करने रजिया सुल्तान, और वहाँ हार जाती है, और हारने के बाद में वहाँ का जो शासक रहता है, कौन रहता है, अल्तुनिया, ठीक, ये क्या था, भटिंडा का गवर्नर था, क्या था, सूबेदार या गवर्नर, सूबेदार, ठीक। उससे जब हार जाती है तो ये शादी का यानी विवाह का प्रस्ताव इससे रखती है अल्तुनिया से, और अल्तुनिया क्या कर लेता है, इसको क्या नाम है, इसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और शादी कर लेता है, ठीक। कुछ जगह लिखा मिलता है कि शादी कर लेता है, कुछ जगह मिलता है कि शादी नहीं करता है, केवल इसमें बातचीत होती है। उसके बाद में ये वहाँ से जब भटिंडा से वापस आती है तो रास्ते में एक जगह मिलता है कैथल, ठीक, और कैथल में ही कुछ षड्यंत्रकारी द्वारा या डाकुओं द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, ठीक, इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी जाती है। और इधर इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा था, उन्होंने षड्यंत्र रच के और इसकी हत्या कब कर देते हैं, 30 अक्टूबर 1240 में। कब होती है, 30 अक्टूबर 1240 में इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, किसकी, रजिया सुल्तान की। कहाँ हो जाती है, कैथल में हो जाती है, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसके बाद जो 1240 में शासक बनेगा उसका नाम रहता है बहराम शाह, क्या, मुइजुद्दीन बहराम, ठीक। तो इसके बारे में हम देख लेंगे, मुइजुद्दीन बहराम। अब हम लोग देखेंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह को, ठीक, किसको देखेंगे, बहराम शाह, बहराम शाह, ठीक। इसका शासन कब होता है, अब 1240 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बहराम शाह बनता है 1240 में, ठीक। कब, और ये कब तक चलता है, 1242 तक चलता है, ठीक। इसकी भी मृत्यु कर दी जाती है बाद में। इसमें होता क्या है कि जो बहराम शाह रहता है, ये रजिया के बाद जब अगला शासक बनता है तो वहीं, और ये एक तुर्क रहता है, ठीक, ये भी क्या रहता है, एक तुर्क रहता है, ठीक। लेकिन इसको सुल्तान बनाया जाता है तो एक शर्त पर सुल्तान बनाया जाता है। तो वहाँ का एक तुर्क रहता है जिसका नाम रहता है ऐतगीन, क्या नाम रहता है, ऐतगीन, ऐतगीन, ठीक। ये एक अमीर तुर्क रहता है, ठीक। तो ये इसको इस शर्त पर शासक बनाता है कि हम जब तुम शासक बन जाओगे तो हमें एक वहाँ पर नायब ए मामलिकान एक पद होता था, काफ़ी उच्च पद माना जाता था, तो उस पद पर हमको बिठाओगे, ठीक, उस पद पर हमको क्या कर दोगे, नियुक्त कर दोगे। तो बहराम शाह कहता है हाँ हमको शासक बनवाओ, हम आपको उस पद पर क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे। किस पद पर, नायब ए
मामलिकान। ठीक, अब होता क्या है, जब ये शासक बन जाता है तो ये पद जो है ये किसको मिल जाता है, ऐतगीन को मिल जाता है। ठीक, जब ऐतगीन को मिल जाता है तो ये करने क्या लगता है कि ये समस्त सत्ता को अनौपचारिक रूप से अपने हाथ में ले लेता है। ठीक, क्या करता है, अपने हाथ में ले लेता है, और जब पूरा अपने हाथ में ले लेता है और इससे कुछ दिन बाद क्या होता है, ये जो बहराम शाह होता है ये इससे तंग आ जाता है। ठीक, और तंग आकर के इसकी क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। ठीक, अब जब इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति बैठ जाएगा और उसकी हत्या खुद सरदार ही कर देगा, सुल्तान ही कर देगा, तो वहाँ की जनता में, वहाँ के तुर्कों में क्या हो जाएगा, अशांति फैल जाएगी। और ये अशांति फैलते फैलते इतनी बड़ी फैल गई, इतना ज़्यादा फैल गया कि वहाँ पे होने लगा विद्रोह। ठीक, क्या हो गया, विद्रोह हो गया। और जब हत्या के बाद में वहाँ क्या हो गया, विद्रोह हो गया। और विद्रोह होने के बाद में बहराम शाह की मृत्यु 1242 ईस्वी में हो गई। इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या। इसकी क्या कर देंगे, हत्या हो जाती है। ठीक, अब जब इसकी हत्या हो जाती है तो इसका जो उत्तराधिकारी होता है, ठीक, वो होता है मसूद शाह। कौन होता है, मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, जो इसका क्या रहता है, पुत्र रहता है। तो अब हम अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में देखेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन मसूद शाह जो है ये किसका पुत्र था, बहराम शाह का। ये गद्दी पर बैठेगा। ठीक, और ये गद्दी पर कब बैठेगा, जब इसकी बहराम शाह की मृत्यु 1242 में हो जाती है। ठीक, कब हो जाती है, 1242 में। और ये कब तक रहेगा, 1242 से 1246 तक रहेगा, 1246 ईस्वी तक रहेगा। क्लियर, 1246, यानी 4 साल तक ये शासक रहता है। अब बहराम शाह का जो उत्तराधिकारी मसूद शाह बनता है, इसका भी पतन धीरे धीरे उसी तरीके से हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा योग्य शासक ये भी नहीं रहता है। और इसी के समय में जो बलवन आएगा, अभी एक इसके बाद में नासिरुद्दीन आएगा, उसके बाद में एक बलवन शासक आएगा। ठीक, तो बलवन जो होता है वो आमिर ए हाजिब की नियुक्त किया जाता है। इसके समय में जो बलवन होता है वो बलवन, ठीक, कौन, बलवन, बलवन किस पद पर नियुक्त होता है, आमिर ए हाजिब। ठीक, इस पद पर इसको नियुक्त किया जाता है, बलवन को। ठीक, इसका प्रमुख यानी दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख इसको नियुक्त किया गया। आमिर ए हाजिब का मतलब होता है दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख। ठीक, नियुक्त किया गया और धीरे धीरे सभी अधिकार इसने अपने हाथ में ले लिया। जैसे जैसे धीरे धीरे राज्य में था ये और शासन में, और ये धीरे धीरे अपने अनुभव और कुशाग्र वृद्धि के चलते चलते ये पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। ठीक, और इसके बाद में अब इसकी मृत्यु के बाद डायरेक्ट ये शासक नहीं बन सकता था। ये जानता था, उस समय स्थिति ऐसी थी कि अगर बलवन डायरेक्ट शासक बनता या शासन सत्ता में आता तो विद्रोह होने लगता वहाँ। जैसे कब विद्रोह हुआ था, बहराम शाह में। ठीक, तो इसने किया क्या कि खुद ना शासक बन करके ये एक दूसरे व्यक्ति महमूद को, ठीक, नासिरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का क्या था, पौत्र था। ये भी कौन था, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, इसको क्या कर दिया, सुल्तान घोषित करवा लिया। ठीक, अब ये सुल्तान इसकी मृत्यु के बाद में 1246 में ये क्या बन जाएगा, 1246 में ये शासक बन जाएगा। और 1246 तक ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, 1265 ईस्वी तक रहेगा। ठीक, 1265 तक ये शासन में रहता है। ठीक, अब नासिरुद्दीन के बारे में थोड़ा सा समझ ले। उसके बाद में ये सब छोटे मोटे राजा हैं, ये इन्होंने कुछ किया नहीं, बस शासन सत्ता में आए और कुछ ही समय में ये चले गए। ठीक, तो ये ज़्यादातर किताबों में दिया भी नहीं रहता है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेंगे कि कौन सा शासक किस शासक के बाद में आया। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट शासक हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा की जाएगी। जैसे अब ये नासिरुद्दीन महमूद बेकार है, मसूद शाह बेकार है, बहराम शाह भी बेकार है, ये कोई लायक नहीं है, ये बस केवल शासन में आए और चले गए। ठीक, कुछ समय के लिए थे। अब इसके बाद में जब बलवन आएगा तो बलवन
काफ़ी समय तक रहेगा और ये काफ़ी कार्य भी करेगा। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। इससे पहले इल्तुतमिश ने किया था, फिर रजिया सुल्तान भी 4 साल तक रही, उसने भी कुछ नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में उसके समय में तमाम विद्रोही होते रहे। उसके बाद में बहराम शाह आया, ये भी कुछ नहीं कर पाया। मसूद शाह आया, ये भी कुछ नहीं कर पाया। अब नासिरुद्दीन महमूद आता है, ये भी कुछ खास नहीं करेगा। हालांकि इसका टाइम पीरियड तो काफ़ी लंबा है, 1246 से 65, तो 15 और 4 19 साल तक है। ठीक, ये काफ़ी कुछ कर सकता था, लेकिन ये भी कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद में जब ये बलवन आएगा तो बलवन बहुत सुधार करेगा, काफ़ी कार्य करेगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी मज़ा भी आएगा, अच्छा लगेगा। तो ये जो महमूद है नासिरुद्दीन, ठीक, और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो ये क्या नाम है, टोपी सिल करके अपना गुजर बसर करता था। ठीक, किसी को भी ये लोग क्या कर लेते थे, राजा बना देते थे। ठीक, अब ये नासिरुद्दीन जो था ये एक ऐसा शासक था जो क्या करता था, टोपी सिलकर अपना क्या करता था, गुजारा करता था। ठीक, अपना ये क्या करता था, टोपी सिलकर गुजारा करना। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। बस इसकी खासियत यही है कि नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत में, और वो भी गुलाम वंश में, जो टोपी सिलकर भी अपना गुजर बसर करता था और सुल्तान बन गया था। ठीक, ऐसे ही एक आएगा हुमायूं के समय में। ठीक, हुमायूं होता क्या है, जब ये क्या नाम है, शेरशाह सूरी से इसका युद्ध होता है, तो हुमायूं नदी में कूद जाता है, और नदी में वहाँ पर एक मछुआरा होता है, और मछुआरा जब इसको निकालता है, इसकी जान बचा लेता है, तो एक दिन के लिए उसको भी क्या करता है, वो शासक बना देता है। ठीक, तो टोपी सिलने वाला भी यहाँ क्या हो जाता है, शासक बन जाता है। ठीक, अब बलवन ने साम्राज्य के अधिकतर अधिकार अपने हाथों में ले लिया। जब ये नासिरुद्दीन महमूद आया तो क्या कर लिया, बलवन धीरे धीरे अब सत्ता में काबिज होने की कोशिश यहीं से ही कर रहा था, मसूद शाह के समय से ही। ठीक, किंतु विद्रोह से बचने के लिए उसने क्या किया था, इसको गद्दी पर बैठाया, खुद गद्दी पर नहीं बैठा। ठीक, और सुल्तान ने अमीरी तुर्कों से समझौता करके अपनी सत्ता को स्पष्ट रूप दे दिया था। ठीक, क्या कर लिया था, स्पष्ट रूप दे दिया था। और ये 20 सालों तक क्या रहा, सत्ता में तो बना रहा, 20 साल तक ये था। और प्रभाव किसका था, बलवन का। इस 20 सालों में काफ़ी इसने अपना प्रभाव डाल लिया था। बलवन भी अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया था। किससे कर दिया था, ये जो सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद, इसी से बलवन ने अपनी पुत्री बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया था, सुल्तान से। कौन से सुल्तान, इसी सुल्तान से। ठीक, विवाह करवा दिया था। और बलवन को सुल्तान ने एक उपाधि दे रखी थी। इसकी जो उपाधि थी, ठीक, सुल्तान ने इसको एक बलवन को उपाधि दी थी उलुग खां की। किसकी, उलुग खां। तो हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए कि उलुग खां की उपाधि किसने धारण की थी, तो बलवन ने। और किसने दिया था, नासिरुद्दीन महमूद ने। ठीक, और इसने अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन महमूद से कर दी थी, यानी बलवन का ये दामाद हो गया शासक। क्लियर। अब होगा क्या कि 1265 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, महमूद की, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु कब हो जाएगी, 1265 ईस्वी में। ठीक, 1265 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। और अब 20 साल ये और 2-4 साल उधर। अब बलवन क्या कर चुका था, अपनी शक्ति क्या कर चुका था, बहुत मजबूत कर चुका था। ठीक, अब इसकी जब मृत्यु हो गई 1265 में, अब इसकी हत्या भी नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि अपनी पुत्री की शादी कर दी थी, तो ये इंतजार कर रहा था कि कब इसकी मृत्यु हो। ठीक, और हम शासक बने। और 1265 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1265 में इसकी मृत्यु के बाद अब बनेगा बलवन, शासक बनेगा। कौन बनेगा, बलवन। ठीक, तो बलवन के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम इसको अलग से बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे। और ये कब बनेगा शासक, 1265 में। अब इसकी मृत्यु हो गई महमूद की, नासिरुद्दीन महमूद की 1265 में। तो अब बलवन सत्ता में डायरेक्ट आएगा। ठीक, क्योंकि अब इसका काफ़ी प्रभाव बढ़ चुका था और इसने इसकी हत्या नहीं की थी, ये
खुद स्वयं मरा था, तो अब विद्रोह का भी कोई डर नहीं था। ठीक, इसलिए अब ये 1265 में क्या करेगा, शासक बनेगा और कब तक रहेगा, 1287 तक रहेगा। ठीक, बाद में इसकी भी मृत्यु होगी और इसकी मृत्यु के बाद में ये जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश था इसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक, फिर एक नया वंश चलेगा, तो उसको हम अगले वीडियो में ऐसे धीरे धीरे करके सारे वंशों को देखेंगे और मेडवल हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद में दूसरा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक, तो अब हम इसके लिए अगला वीडियो लाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।